कि नैनीताल। मॉल रोड पर लड़कियों की भारी भीड़ थी जो उत्साह और खुशी के मिले जुले भावों के साथ टहल रही थीं। उनके चेहरे उमंग से दमक रहे थे। वे सभी एक फेमस कॉलेज की स्टूडेंट थीं जो कॉलेज ट्रिप पर आई थीं। उन्हीं में से एक थी आकांक्षा, जिसकी खुशी सबसे अलग थी क्योंकि यह उसकी जिंदगी की पहली ट्रिप थी। अब तक उसकी दुनिया बस घर, स्कूल और कॉलेज तक सीमित रही थी। बाहर की दुनिया से उसका कोई जुड़ाव नहीं था। उसने मॉल रोड से खरीदा हुआ फूलों का ताज पहन रखा था। उसके इस मासूम उत्साह और बच्चों जैसी खुशी पर उसकी सहेलियां हंस पड़ीं। तो वह मुस्कुराकर बोली, तुम लोग हंस सकती हो क्योंकि तुम पहले भी घूमने आई हो। तुम्हारे लिए ये नई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है। पहली बार हवेली से बाहर कदम रखा है और मैं बहुत खुश हूँ। अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसकी इस बात पर कुछ लड़कियां जलन से बोलीं, तुम जैसी लड़कियों को इतना पैसा क्यों मिलता है? इतनी बड़ी हवेली में रहती हो, फिर भी बात ऐसे कर रही हो जैसे किसी जेल से छूट कर आई हो। हमारे पापा कितना भी कमा लें, इतनी आलीशान हवेली नहीं बना सकते। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसे घरों में पैदा हुई। उनकी बात पर आकांक्षा हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल सही कह रही हो। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि बड़ी हवेली में रहने वाले बहुत खुश होते होंगे, लेकिन हकीकत सिर्फ वही जानता है जो इस तामझाम के पीछे की कैद को झेल रहा होता है। मुझसे पूछो कि कैसी जिंदगी है मेरी। अगर मुझसे हो सके तो मैं खुद को हवेली से निकाल लूं, कम से कम अपनी मर्जी से सांस तो ले सकूं। मेरी जिंदगी पर जलने से अच्छा है कि अपनी सुकून भरी आजादी के साथ खुश रहो। आकांक्षा का लहजा ना चाहते हुए भी तीखा हो गया था, जिससे अब लड़कियां चुप हो गईं और आगे बढ़ने लगीं। तभी एक तेज रफ्तार कार अचानक उसके करीब आकर रुकी। आकांक्षा घबराकर पीछे हट गई और गुस्से से कार की ओर देखने लगी, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुला और वह शख्स बाहर निकला, उसका चेहरा पीला पड़ गया, गला सूख गया। कार से बाहर आया व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आकाश था। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थी। वह सीधा आकांक्षा के पास आया और झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। सभी लड़कियां हैरानी से इस तेज तर्रार और रौबदार शख्स को देख रही थी, और साथ ही आकांक्षा को भी, जो शर्म से पानी पानी हो रही थी और अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्या लगा तुम्हें? आकाश ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ अपने मन से घूमती फिरोगी और मुझे कुछ नहीं कहने दोगी? किसकी इजाजत से ट्रिप पर आई हो? तुम्हें मुझसे पूछकर आना चाहिए। मेरी मर्जी के बिना बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चलो अब मेरे साथ। वह उसे कार की ओर खींचने लगा। तभी उनकी कॉलेज की टीचर्स वहां आ गईं और सख्ती से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बच्ची का हाथ छोड़िए। आपको शर्म आनी चाहिए जो सड़क पर एक लड़की को इस तरह जलील कर रहे हैं। आकाश ने अपने बालों को माथे से हटाते हुए बेहद ठंडे लहजे में जवाब दिया, शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। मैं इसका होने वाला पति हूँ और इस पर मेरा पूरा हक है। किसी पर चिल्लाने से पहले यह जान लीजिए कि आप किससे बात कर रही हैं। आकाश के रौबदार लहजे, महंगे कपड़ों और बड़ी सी कार को देखकर टीचर सन्न रह गईं। उन्होंने कहा, आप जो भी हो, पर आपको लड़कियों के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। आकाश बोला, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। मेरी इससे शादी होने वाली है। और आकांक्षा की झुकी नजरें इस बात की पुष्टि कर रही थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा। आकाश ने तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल को फोन लगाया और उनकी बात टीचर से करवाई। आकाश के पिता स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानते थे, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर से कहा कि आकांक्षा को तुरंत उसके साथ भेज दो। अब टीचर्स के पास कुछ कहने को नहीं था। आकांक्षा का तो जैसे मन कर रहा था कि वह चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए। उसने अब तक किसी को नहीं बताया था कि उसकी शादी होने वाली है, और आकाश ने सबके सामने उसकी शादी होने की बात कह दी थी। उसकी सहेलियां भी अब उसे अजीब नजरों से देख रही थीं। शर्म और बेइज्जती से उसका चेहरा तप रहा था। वह कुछ कह पाने की हालत में नहीं थी। उसने होंठ बींच लिए और खुद पर काबू रखने की कोशिश की। वह और तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप कार में बैठ गई। लेकिन कार में बैठते ही उसने आकाश की तरफ देखा और गुस्से में बोली, आप होते कौन हैं? मुझसे इस तरह बात करने का मतलब
ये नहीं कि शादी तय हो जाने के बाद आप मुझ पर इस तरह हक जताएं। सबके सामने आपने मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं कोई भाग कर नहीं आई थी, सबको पता था कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ और दादी की मर्जी से आई थी। अब सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे। मगर आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से और अपमान से कांपती हुई आकांक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आकाश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह ठंडे और सख्त लहजे में बोला, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। क्या दादी ने तुम्हें नहीं बताया, लड़की पर सबसे बड़ा अधिकार उसके पति का होता है। तुम्हें घर वालों से नहीं, मुझसे पूछ कर आना चाहिए था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे लड़कियों का इस तरह घर से बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी तुम चली आई और मुझे बताया तक नहीं। ये पहली और आखिरी बार है। आइंदा अगर तुमने मेरी मर्जी के बिना कोई कदम उठाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं साफ साफ कह रहा हूँ, आगे से कोई भी काम करने से पहले मेरी इजाजत लेनी होगी। समझ आई कि नहीं? मुझे आपकी बात की ना तो कोई समझ है और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। आकांक्षा ने आंसुओं के बीच अपनी बात पूरी हिम्मत के साथ कही। मैं घर जाकर बाबा और दादी से बात करूंगी। जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक आपको मेरे किसी भी मामले में बोलने का कोई हक नहीं, ना ही आप मुझ पर पाबंदियां लगा सकते हैं। आकांक्षा की बातों ने आकाश को और भी भड़का दिया। गाड़ी चलाते हुए उसने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी, तुम मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रही हो। तुम कोई बच्ची नहीं हो जिसे हर बात समझानी पड़े। मगर लगता है तुम्हें जब तक सख्ती से समझाया ना जाए तुम किसी बात को समझती ही नहीं। अब मुझे तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करना पड़ेगा और तुम क्या बात करोगी बाबा और दादी से। मैं आज ही घर जाकर शादी की बात करता हूँ। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब देखता हूँ तुम कैसे अपनी मर्जी चलाती हो। आकाश की यह बात सुनकर आकांक्षा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि चाहे वह घर भर की लाडली हो, लेकिन हवेली में लड़कों को जो हक और इज्जत मिलती है वह लड़कियों को नहीं दी जाती। और अगर यह जिद्दी इंसान अपनी बात पर अड़ गया तो घर में उसी की बात मानी जाएगी, क्योंकि वह हवेली का सबसे बड़ा और सबसे लाडला दामाद था। अपनी बेबसी पर आकांक्षा का दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी। वह मन ही मन ठान चुकी थी कि वह घर जाकर अपने हक के लिए आखिरी हद तक लड़ेगी और किसी भी हालत में अभी शादी के लिए राजी नहीं होगी। वह खिड़की की ओर मुंह फेर कर चुपचाप आंसू बहाने लगा। कुछ देर पहले वह कितनी खुश थी, मगर इस बेरहम इंसान ने उसकी सारी खुशियां कुछ मिनटों में छीन ली। वह अब यह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि यह आदमी उसकी खुशियों का दुश्मन है और इसे कभी भी उसकी खुशी में कोई सरोकार नहीं होगा। घर पहुंचते ही आकांक्षा रोती हुई दादी के पास जा पहुंची। दादी उसे आकाश की गाड़ी से उतरते हुए देख ही चुकी थी और उनकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। बाकी घर वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए थे। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, आकाश गुस्से में फट पड़ा। वह दादी के सामने खड़ा होकर चीखा, आप लोग मुझे यह बताएंगे कि ये किसकी इजाजत से ट्रिप पर गई थी? जब सबको पता है कि मुझे लड़कियों का इस तरह बाहर घूमना पसंद नहीं और इस लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं, तो फिर किस खुशी में आपने इसे जाने दिया? और ऊपर से इसकी जिद देखिए, सारे रास्ते मुझसे बहस करती आई है, जुबान चलाती है। क्या आप लोग इसे यही तमीज सिखा रहे हैं? मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत है जो मनमानी करने की कोशिश करती हैं और जब रोका जाए तो जुबान लड़ाती हैं। इसे आप अपनी भाषा में समझा दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसे शांत करने के लिए बाबा आगे बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोले, इतना गुस्सा मत करो बेटे, मैंने ही आकांक्षा को जाने की इजाजत दी थी। बच्ची है, कुछ दिन अपनी सहेलियों के साथ बिता ले, बाद में तो इसे सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी ही सुननी है और हर हाल में सुननी है। मैं इसे समझा दूंगा, आइंदा तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगी। तुम बस अपना गुस्सा ठंडा करो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो बस अपने शौक पूरे कर रही थी।
इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं आकाश। दादी ने भी बात संभालते हुए कहा, बात को बेवजह तुल मत दो। हम घर के बड़े हैं, हमारी मर्जी से अगर बच्ची घूमने चली भी गई तो इसमें क्या बुराई है। तुमने बेवजह बात को तुल दे दिया है। देखो तो तुम्हारी वजह से मासूम बच्ची कितनी सहम गई है। दादी की डांट सुनकर आकाश ने गुस्से में आकांक्षा की तरफ देखा, जो मुंह फुलाए दादी के करीब बैठी थी। ना जाने क्यों उस पर आकाश को उस पर और ज्यादा गुस्सा आया। उसे लगा कि आकांक्षा जानबूझकर यह सब कर रही है ताकि उसे घर वालों की नजरों में गिरा सके। उस क्षण आकांक्षा को देखते हुए आकाश के दिल और दिमाग पर एक जिद सवार हो गई। यह जो आपकी लाडली है, यह उतनी भी मासूम नहीं है जितनी बनने की कोशिश कर रही है दादी। यह बस नरमी और आजादी का नाजायज फायदा उठा रही है और आप लोगों को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि मैं इसकी नादानियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे हर हाल में मेरे तौर तरीकों पर चलना होगा। ठीक है, मैं अपना गुस्सा खत्म कर लेता हूँ, आकाश ने दबी आवाज में कहा, मगर अब मुझे हर हाल में शादी चाहिए। बंद करो इसकी पढ़ाई का ड्रामा। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। मैं अब शादी करना चाहता हूँ और इस बारे में किसी की नहीं सुनूंगा। यह कहकर आकाश तेज कदमों से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और कुछ ही पलों में वह हवेली से बाहर निकल गया। आकाश का यह फैसला सुनते ही आकांक्षा जोर जोर से रोने लगी और बाकी घर वाले भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वो सभी जानते थे कि आकाश किस स्वभाव का इंसान है। अगर उसने किसी बात की ठान ली तो वह उसे पूरा करके ही दम लेता है। देखा जाए तो गलती उन्हीं की थी। उन्हें पता था कि अगर आकांक्षा को ट्रिप पर भेजा गया तो आकाश बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी उन्होंने बिना उसकी मर्जी के आकांक्षा को बाहर भेजा और अब परिणाम सामने था। उन्हें यह भी खूब पता था कि अगर आकाश को समझाने की कोशिश की गई तो वह गुस्से में खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आकाश का गुस्सा कैसे ठंडा किया जाए। आकांक्षा भी यह सब सुनकर बस रोती जा रही थी। वह एक कम उम्र की लड़की थी और अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दादी ने उसे अपने पास बैठाकर प्यार से डांटा, इसीलिए कहती हूँ बच्ची, आकाश से मत उलझा करो, उसकी बात मान लिया करो। मगर तुम मेरी सुनती ही नहीं। क्या जरूरत थी उससे झगड़ने की? अगर वह तुम्हें वापस ला ही रहा था तो चुपचाप चली आती। देखो अब तुमने उसके गुस्से को और भड़का दिया। अब वह शादी की जिद कर रहा है। बेटी, वह तुम्हारा होने वाला पति है और पति से इस तरह नहीं उलझते। मर्द गुस्से में अगर कोई गलत कदम उठा ले तो नुकसान लड़की का ही होता है। मैं कोशिश करूंगी कि उसे समझाऊं, लेकिन तुम भी अपना स्वभाव थोड़ा नरम करो और जब आकाश वापस आए तो उससे माफी मांग लेना। तुम्हें हर हाल में उसकी हर बात माननी और सुननी है। वह तुम्हारा होने वाला पति है। बाकी सभी ने भी बारी बारी से आकांक्षा को समझाया और उसे यह एहसास दिलाया कि गलती उसी की थी। अगर वह आकाश से बदतमीजी ना करती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। अब आकांक्षा यह समझ चुकी थी कि अगर वह आकाश से उलझी तो नुकसान सिर्फ उसी का होगा। उसका दिल तो नहीं कर रहा था, मगर मजबूरी में उसने सबसे कहा कि जब आकाश फिर घर आएगा तो वह उससे माफी मांग लेगी और फिर कभी पढ़ाई के अलावा कहीं जाने की जिद नहीं करेगी। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। 2 दिन हो गए लेकिन आकाश का कोई अता पता नहीं था। वह अभी तक हवेली नहीं आया था और ना ही उसने किसी से संपर्क करने की कोशिश की थी। वो अपने घर भी नहीं गया था। घर वाले उसकी वजह से बेहद चिंतित थे और उसकी माँ हवेली आई थी आकाश को ढूंढते हुए। और जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वह आकांक्षा को इतनी जहरीली नजरों से घूर रही थी कि आकांक्षा को लग रहा था अगर वह अकेले उनके हाथ लग गई तो वह उसे जिंदा निगल जाएंगी। आकांक्षा खुद को बेवजह ही दोषी महसूस कर रही थी। लगभग रात के 2 बजे आकाश अपने घर लौटा। उसे देखकर उसके माँ बाप ने राहत की सांस ली और हवेली में फोन करके बताया कि आकाश सही सलामत घर आ गया है। यह सुनकर हवेली में भी सबने राहत की सांस ली और अपने अपने कमरों में चले गए। दूसरे दिन आकांक्षा खुद आकाश के घर गई ताकि चुपचाप आकाश से माफी मांगकर मामला खत्म कर सके। उसे कमरे में आते देख आकाश के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई।
अब क्या लेने आई हो मेरे घर में, और कोई बदतमीजी बाकी रह गई हो तो वो भी पूरी करनी है ना? यही बात है ना? उसके तंज पर आकांक्षा ने मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया और शांत स्वर में बोली, मैंने आपसे बदतमीजी की, उसके लिए माफी मांगने आई हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त दोस्तों के सामने शर्मिंदा हुई तो सोच समझ ही नहीं सकी कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँगी, घूमने फिरने की कोई बात नहीं करूँगी। आप प्लीज़ शादी वाली बात छोड़ दीजिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आगे से वही करूँगी जो आप कहेंगे, बस मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट मत डालिए। आकांक्षा की बातों से आकाश का गुस्सा और भड़क गया। उसे लगा कि वह अब भी अपनी मर्जी का फैसला सुना रही है, ना कि झुक रही है, और यही बात आकाश को हजम नहीं हो रही थी। उसके मन में जैसे यह बात बैठ गई थी कि ये लड़की उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती है। अब तो किसी भी हाल में मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा मिस आकांक्षा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं। तहजीब की आड़ में भी तुम जुबान चलाने लगी हो और अपने फैसले मुझ पर थोपना चाहती हो। ऐसा नहीं होगा। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप सब बहुत सीधे और मासूम हैं। उन्हें तुम बहुत शरीफ और मासूम लगती हो, मगर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी सारी चालाकियाँ दिख रही हैं जो इन सीधे लोगों को नहीं दिख रही हैं। तुम आसमान में उड़ना चाहती हो और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आकाश की बात सुनकर आकांक्षा का भी गुस्सा भड़क गया। आखिर वह भी खानदानी थी, उसमें भी जिद और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। उसने तिल मिलाकर जवाब दिया, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हुए, और मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझ पर इस तरह हुक्म चलाएंगे। मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ, मुझे मेरी इज्जत चाहिए। मैंने कौन सी बड़ी मांग कर दी है? सिर्फ इतना ही तो कहा है कि मैं डॉक्टर बनने से पहले शादी नहीं करना चाहती, मगर आप भी उन मर्दों में से हैं जिन्हें औरत की कामयाबी किसी भी हालत में हजम नहीं होती। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं किसी भी हाल में शादी के लिए राजी नहीं होऊंगी। यह बात आप भी अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए तो बेहतर होगा। मैं अभी और इसी वक्त। उसकी बात अधूरी रह गई। आकाश ने बहुत बेरहमी से उसका मुंह दबोच लिया और एक झटके में उसे दीवार से सटा दिया। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत सह लिया मैंने तुम्हें। अब शादी तो हर हाल में होगी और देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचती हो। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मुझसे माफी मांगोगी, जिंदगी की भीख मांगोगी, मगर तुम्हें ना खुशी मिलेगी ना सुकून। ये मेरी जुबान है। अगर अपनी सारी जिंदगी तुमने सिसक सिसक कर ना गुजारी तो मेरा नाम बदल देना। डॉक्टरी पढ़ना तो दूर की बात है। अब बस तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। मेरी गलती थी जो तुम्हें इतनी आजादी दी। तुम इसके लायक ही नहीं थी। पहले ही दिन तुम्हारी जुबान बंद कर दी जाती तो आज इतनी बदतमीज ना बनती। मगर खैर, अब भी देर नहीं हुई। अपने बुरे अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार हो। आकाश के इस ठंडे और नफरत भरे लहजे पर आकांक्षा कांप उठी। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। वह फटी फटी आंखों से आकाश के उस बेरहम चेहरे को देख रही थी। आकाश शुरू से ही अक्खड़ था, मगर वह इतना खुदगर्ज और नीच इंसान होगा ये आकांक्षा ने कभी नहीं सोचा था। इस वक्त आकाश उसे दुनिया का सबसे घिनौना और बेरहम मर्द लग रहा था। उसके मजबूत हाथों में जकड़ा आकांक्षा का जबड़ा जैसे टूटने को था। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर आकाश ने झटके से उसका चेहरा छोड़ा और उसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके इस बेरहम रवैये पर आकांक्षा तड़प उठी। अभी से वह उसका यह हाल कर रहा था तो शादी के बाद क्या करेगा? मुझे हर हाल में दादी और मम्मी से बात करनी होगी। उसने कांपते हुए सोचा, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। मुझे ना ऐसा पति चाहिए और ना ही ऐसी शादीशुदा जिंदगी जिसमें मुझे सारी उम्र गुलामी करनी पड़े। मगर आकांक्षा की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं।
अगली सुबह नाश्ते की मेज पर आकाश ने अपने पापा से साफ शब्दों में कहा, अगर 2 दिन में आप लोग मेरी शादी कंफर्म करते हैं तो ठीक, वरना मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। अब इस पर कोई और बहस नहीं होगी, फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं घर छोड़कर ना जाऊं तो जल्दी से जल्दी मेरी शादी का इंतजाम करें। शादी के बाद भी आकांक्षा अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। आकाश के पिता ने यह बात आकांक्षा के घर वालों को फोन पर बताई। उनकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की जैसे बोलती बंद हो गई। फिर दादी ने हिम्मत जुटाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। राठौर जी, मेरी बात सुनो, आकांक्षा अभी बच्ची है, उसकी बातों को नजरअंदाज करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, आज के बाद वह आकाश से बदतमीजी नहीं करेगी। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी, मगर तुम थोड़ा वक्त और दे दो, वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। आकाश के पिता ने आकाश को समझाने की कोशिश की तो आकाश ने ठंडी आवाज में कहा, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ और आप सारी जिंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसेंगे। मैं वापस नहीं आऊंगा और ना ही आप लोगों से कोई रिश्ता रखूंगा, और अगर ज्यादा रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ऐसी बातें मुंह से ना निकालो बेटा। आकाश की माँ तड़प उठी, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। ऐसी बातें जुबान से निकालने से पहले एक बार सोचा करो, तुम अपनी माँ का दिल दुखाने से बाज क्यों नहीं आते। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, 2 दिन में तुम्हारी शादी होगी और इस बात पर कोई ऐतराज नहीं करेगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं। आकाश की माँ ने आखिर में आकाश के पिता पर नजर डाली, जो आकाश की धमकी से चुप बैठे थे। फौरन हामी में सिर हिलाने लगे। जब उन्होंने आकांक्षा के बाबा को ये सब बताया, आकांक्षा की सांस सूख गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसे झुकाने और जलील करने के लिए आकाश इस हद तक गिर जाएगा कि सबके जज्बातों से खेलेगा। आकाश अपने पिता के साथ दूसरे दिन सुबह सुबह ही हवेली आया और आकाश के पिता ने आकांक्षा के बाबा से शादी की बात करना शुरू किया। आकांक्षा ने भीगी आंखों से आकाश की तरफ देखा तो वह भी उसी की तरफ घूर रहा था। उसकी नजरों में कैसी तपिश और कैसी नफरत थी, जिसे महसूस कर आकांक्षा का खून जमने लगा। उसे अब से ही अपनी जिंदगी उजड़ी उजड़ी सी लगने लगी थी। काश वह इस इंसान से कभी भी ना उलझती तो आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। अपनी बात मनवाकर आकाश एक गर्व की मुस्कान के साथ घर से निकल गया। अब बाकी सभी लोग आकांक्षा की तरफ तोपों का मुंह मोड़ चुके थे। उसके बाद आकांक्षा ने रो रो कर सबसे रिक्वेस्ट की, दलीलें दी, यहाँ तक कि मरने की धमकी तक दे डाली, मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा सबने उसे डांट कर चुप करा दिया और दादी ने तो यहाँ तक कह दिया, देखो आकांक्षा बच्ची मत बनो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डाल रहा। उसने साफ कहा है कि तुम शादी के बाद भी डॉक्टरी पढ़ सकती हो, तो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। आकांक्षा के पिता के एक फैसले ने आज आकांक्षा की जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी थी। दरअसल आकाश आकांक्षा के पिता के बिजनेस पार्टनर का बेटा है। एक बार आकांक्षा के पिता को बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तब आकाश के पिता ने उन्हें सपोर्ट किया, उनके बिजनेस को संभाला और फिर से बिजनेस को उठाने में उनकी मदद करी, उनका सहयोग किया, जिसके चलते जब आकांक्षा पैदा हुई तो उन्होंने आकांक्षा का रिश्ता आकाश के साथ तय कर दिया, जिससे उनके रिश्ते मिस्टर राठौर के साथ अच्छे रहे। और मिस्टर राठौर की भी यही इच्छा थी, क्योंकि आकांक्षा के पिता भी एक राठौर परिवार से बिलोंग करते थे, जमींदार थे और उनके पास खूब पैसा था और नाम और शोहरत भी थी। इसीलिए वह चाहते थे कि उनके बेटे की शादी आकांक्षा के साथ हो। लेकिन अभी 6 महीने पहले आकांक्षा के पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जब वह जख्मी हालत में अस्पताल में थे तो उन्होंने मिस्टर राठौर को यकीन दिलाया था कि अगर वह नहीं भी बचे तो भी आकांक्षा की शादी आकाश से ही होगी हर हाल में। और उन्होंने बाबा से यह बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मिस्टर राठौर से हमारे घर का रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। और मैंने उन्हें जुबान दी है और मेरी जुबान खराब नहीं जानी चाहिए। इसीलिए आज आकांक्षा चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी लोग उसके पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते थे और उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने इस इच्छा को पूरा नहीं किया तो उसके पिता की आत्मा को दुख पहुंचेगा।
आकांक्षा ने आकाश को बचपन से देखा था, लेकिन उसने कभी भी उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखा था। वह कभी कभार मिस्टर राठौर के साथ हवेली आया करता था, लेकिन उस वक्त उसके स्वभाव का उसे कोई अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे उसे आकाश का स्वभाव समझ आने लगा था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक बदतमीज और बेरहम होगा। लेकिन आज आकाश चाहे कैसा भी हो, उसके घर वालों को वह अच्छा ही लगता है, क्योंकि वह उसके पिता की पसंद था। दादी उसे समझाते हुए बोली, अगर ज्यादा जिद की तो वह तुम्हारी पढ़ाई पर भी पाबंदी लगा देगा। तुम लड़की हो, मर्द से इस तरह उलझना तुम्हें शोभा नहीं देता, और फालतू में तुम अपने घर के बड़ों को तकलीफ दे रही हो। तुम्हारी उम्र की बहुत सी लड़कियां तो माँ भी बन जाती हैं, तुम इतनी भी छोटी नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें शादी के बाद उसी घर में रहना है। बेहतर यही होगा कि हमारी बात मानो और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। सबने आकांक्षा को इतना मजबूर कर दिया कि इसे झुकाने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। अपनी बेबसी पर उसे रोना आ रहा था। ये कैसे अपने थे जो उसके जज्बात समझ ही नहीं रहे थे और उसे जुल्म सहने पर मजबूर कर रहे थे। वह उन्हें क्या बताती कि उस शख्स ने तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने की ठान रखी थी, मगर यहाँ सबको सिर्फ पापा की इच्छा प्यारी थी। आकांक्षा से किसी को कोई सरोकार नहीं था, यहाँ तक कि उसकी सगी माँ भी यही चाहती थी कि जो आकाश चाहता है वही हो। आकांक्षा अच्छे से समझ चुकी थी कि यह जमींदारों की बड़ी बड़ी हवेलियों में सिर्फ मर्दों की चलती है। औरतें तो यहाँ सिर्फ मर्दों की खुशी का एक मोहरा है। एक हफ्ते बाद आकांक्षा की आकाश से शादी हो गई और वह विदा होकर आकाश के घर आ गई। रात होते ही आकाश की माँ ने आकांक्षा को आकाश के कमरे में पहुंचा दिया। वह बुरी तरह से कांप रही थी। उस रात आकाश ने सिर्फ उसका मुंह दबोचा था, जिससे उसे इतनी तकलीफ हुई थी। तो आज ना जाने वह उसके साथ क्या करेगा। यह सोचकर आकांक्षा की जान निकली जा रही थी, मगर उसकी हैरानी की इंतहा नहीं रही जब बहुत देर बीत जाने के बाद भी आकाश अपने कमरे में नहीं आया। वह सोच रही थी कि आज आकाश बेसब्र होकर कमरे में आएगा और अपनी मर्दानगी जताएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैठे बैठे आकांक्षा की कमर अकड़ गई थी, मगर वह लेट नहीं पाई, क्योंकि दादी की तरफ से उसे सख्त हिदायत थी कि आज की रात किसी भी तरह आकाश का मूड खराब नहीं करना है। फिर रात के करीब 2 बजे आकाश कमरे में आया और आकांक्षा को अपने इंतजार में बैठा देखकर उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान फैल गई। ओहो, देखो तो जरा, मेरा इंतजार हो रहा है। बहुत खूब। कहीं तुम इस गलतफहमी में तो नहीं हो कि शादी होकर मेरे घर में आ जाओगी और मैं तुम्हारे हुस्न के आगे अपना दिल हार बैठूंगा, सारी नफरत भुलाकर तुम्हें अपनी पत्नी के तौर पर कबूल कर लूंगा और फिर हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगूंगा और तुम मेरी मनचाही पत्नी बनकर रहोगी, है ना? अगर ऐसा कुछ सोच भी रही हो तो तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मानूं। तुम जैसी खुदगर्ज और बेशरम लड़कियां सिर्फ ठुकराए जाने के लायक होती हैं। तुम्हारी तरफ तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करता, और ये भी मत समझना कि मैं आते ही तुम पर हाथ उठाकर जुल्म करूंगा, जिससे तुम सुबह सबके सामने मुझे जालिम साबित कर सकोगी। ऐसा नहीं है आकांक्षा, मैं तुम्हें खामोशी की मार दूंगा। तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हें अपनी कहीं हर बात पर अफसोस होगा। अब देखो बाकी की जिंदगी तुम्हारी कैसे गुजरती है। तुम्हें मेरा सरप्राइज बहुत पसंद आएगा, मिस आकांक्षा। यह कहकर आकाश वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आकांक्षा नासमझी से उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। आकाश का यह रवैया उसकी समझ से बाहर था। वह सच में यही सोच रही थी कि आज की रात आकाश उसके साथ बहुत जुल्म करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह तो उसके करीब भी नहीं आया था। ऊपर से उसकी यह अजीब और मतलब भरी बातें जो आकांक्षा की समझ से परे थी, मगर उसके लिए इतना ही बहुत था कि आकाश ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। वह इत्मीनान से लेट गई। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पूरी जिंदगी मुझे नहीं अपनाएगा और उसे लगेगा कि मैं उसके लिए तरस रही हूँ, बस इतना ही ना। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी उसकी चाहत नहीं चाहिए। अच्छा है कि वह मुझसे दूर ही रहे।
मैं भी उसे दिखा दूंगी कि उसकी बेरुखी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। यह सोचते हुए आकांक्षा ने आंखें मूंद ली और जल्दी ही गहरी नींद में डूब गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आकाश कमरे में मौजूद नहीं था। अब वह बेहद इत्मीनान महसूस कर रही थी और आकाश के बारे में बिल्कुल बेपरवाह हो चुकी थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह क्या सोच रहा है। कुछ देर तो वह वैसे ही बैठी रही, फिर उठकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और झिझकते हुए कमरे से बाहर निकली। आज आकांक्षा के घर वाले उसे लेने आ रहे थे। दोपहर को उसके बाबा उसे लेकर घर पहुंचे। उसे आते देख सबका ध्यान उसकी तरफ हो गया। सबसे पहले दादी ने उसे अपने पास बुलाया। इधर आओ मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, खुश तो हो? और ये आकाश साथ नहीं आया, उसने तुम्हें कुछ बताया? दादी ने प्यार से पूछा, फिर शिकायती लहजे में बोली, अजीब लापरवाह लड़का है। शादी की पहली सुबह भी अपनी मस्ती करता फिर रहा है। और तुम आकांक्षा, अब अपना ये बचपना छोड़ो और अपने पति को काबू में रखना सीखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। दादी की बात पर आकांक्षा ने सिर हिलाया और ठंडे लहजे में बोली, मुझे नहीं पता दादी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ही उन्होंने बताया कि वह इतनी सुबह कहाँ गए हैं। आकांक्षा की बेरुखी और खामोशी को सबने महसूस किया था। उसके चेहरे के भाव से बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि आज उसकी शादीशुदा जिंदगी की पहली सुबह है। उसके चेहरे पर तो शर्म और हया होनी चाहिए थी, मगर वहाँ कोई ऐसा जज्बा नजर नहीं आ रहा था। दादी, माँ और ताई ने बेचैनी से करवट बदली और आकाश के इंतजार में बैठ गई। आकाश आकांक्षा को बुलाने आएगा तो दादी ने ठान लिया था कि आज वह आकाश को आड़े हाथों लेंगी और उसे सख्ती से डांटेंगी कि जब उसने अपनी मनमानी कर ही ली थी और शादी करवा कर ही दम लिया था, तो अब ये सारा नाटक क्यों कर रहा है। उसे चाहिए था कि वह आकांक्षा को खुश रखता। जो भी हो, आकांक्षा इस घर की बेटी थी और उन्हें बहुत अजीज थी। मगर पूरा दिन बीत जाने के बाद भी आकाश का कोई पता नहीं था। घर वालों का इंतजार पहले बेचैनी में, फिर गुस्से में और उसके बाद फिक्र में बदल गया। सारा दिन उससे संपर्क करने की कोशिश की गई। दोपहर के करीब मिस्टर राठौर का अपने बेटे से संपर्क हुआ। ये क्या नाटक है आकाश, तुम सुबह से गायब हो और किसी की कॉल तक नहीं उठा रहे। क्यों तुमने हम सबको परेशानी में डाल रखा है? अपनी मर्जी पूरी कर ली है, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? शादी की पहली सुबह ही तुम्हारा ये रवैया है, आगे क्या करोगे? कहाँ हो तुम? अभी के अभी घर वापस आओ। तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो जाती हैं। राठौर जी की झुलझुलाहट भरी आवाज पर दूसरी तरफ से आकाश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा पापा, मैं दुबई के लिए उड़ान भर चुका हूँ और इस सब की वजह आपकी लाडली बहू से पूछिए। यह कहकर आकाश ने कॉल काट दी। उसकी बात सुनकर राठौर जी बुरी तरह परेशान हो गए। कॉल कटते ही मिस्टर राठौर आकांक्षा के घर आए। उन्होंने सवालिया निगाहों से आकांक्षा की तरफ देखा तो वह घबरा गई। ये आकाश क्या कह रहा है? क्या बताया उसने तुम्हें? वह दुबई क्यों गया है? कुछ बताओगी हमें? सुबह से मुंह बंद करके बैठी हो, देख भी रही हो कि सब कितने परेशान हैं। अगर तुम्हें पहले से पता था तो हमें क्यों नहीं बताया? आखिर क्या मसला हुआ है तुम दोनों के बीच? राठौर जी ने डांटते हुए पूछा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं तो खुद हैरान हूँ कि उन्होंने ये बात क्यों की। मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप उन्हीं से पूछिए कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं सुबह से यहाँ बैठी ना होती, बल्कि आपको सब कुछ बता देती। भला मैं आप सबसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? आकांक्षा रुंधे हुए लहजे में अपनी सफाई देने लगी। सब अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आकाश एक बार फिर अपना मोबाइल बंद कर चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हवेली में नौकरानी एक लिफाफा लेकर आई और बोली, साहब जी, ये कोई खत है, पोस्टमैन दे गया था। नौकरानी की बात पर आकांक्षा के बाबा तेजी से आगे बढ़े और उसके हाथ से लिफाफा लेकर उसे खोला। अंदर मौजूद कागजात को देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफाफे में एक खत था और साथ ही एक हलफनामा भी। उस खत में लिखा था, मैंने बहुत चाहा और मान से आकांक्षा को अपनी जिंदगी में शामिल किया था। मैं आकांक्षा का साथ पाकर बहुत खुश था। वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सगाई के समय भी मैं बेहद प्रसन्न था, मगर कुछ समय से मैं महसूस कर रहा था कि आकांक्षा बहुत जिद्दी
और खुद गर्ज होती जा रही थी। वह काम करती थी जिससे मैं परेशान होता था। मुझे यह भी लगने लगा था कि वह मुझसे मुंहजोरी करती है। इन बातों ने मुझे बहुत विचलित कर दिया था। और फिर मॉल रोड पर जब उसने वहां मौजूद लोगों के सामने मेरे साथ बदतमीजी की तो मेरा शक और गहरा हो गया। इसीलिए मैंने ठान लिया कि हर हाल में मुझे उससे शादी करनी है। मेरा तो यही ख्याल था कि कम उम्र की वजह से वह बेवकूफियां कर रही है। अगर मैं उससे शादी कर लूं, उसे खुश रखूं, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं तो वह संभल जाएगी और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरे सबसे बुरे शक की पुष्टि हो गई। आकांक्षा वाकई मुझसे खुश नहीं थी। वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह किसी और में दिलचस्पी रखती थी। अब वह कौन है ये तो आकांक्षा ही बता सकती है, क्योंकि आकांक्षा चरित्रहीन है। उसने पहले से किसी के साथ रिश्ता बना रखा था। अब जब से मुझे यह बात पता चली है, मैं तो जैसे अंगारों पर चल रहा हूँ। इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा और आकांक्षा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। वह मेरी तरफ से आजाद है। मैंने तलाक के कागज भेज दिए हैं और साइन कर दिए हैं। वो भी इन कागजों पर साइन कर दे और चाहे तो फिर से अपने उसी प्रेमी के पास चली जाए जिसके साथ मिलकर उसने हमारे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। उसकी हरकतों की वजह से मैं अब जीने के काबिल नहीं रहा। बाबा के हाथों से वह खत गिरकर जमीन पर जा पड़ा। वे अविश्वास से आकांक्षा को देख रहे थे। इस लड़की ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया था, वे कभी जान ही नहीं पाए। अगले ही पल उनका अविश्वास और हैरानी गुस्से में बदल गई। वे बाज की तरह आकांक्षा पर झपटे और बेरहमी से उसे पीटने लगे। इस अचानक आए तूफान पर आकांक्षा बिलबिला उठी। बाकी सब भी हक्का बक्का रह गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आकांक्षा को बाबा के चंगुल से छुड़ाया। फिर आकांक्षा के कजिन ने वह खत उठाया और ऊंची आवाज में पढ़ने लगा, जिसे सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और आकांक्षा का वजूद शक की निगाहों में था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि आकाश उसे इतनी बड़ी सजा देगा, मानो वह उसे जीने के लायक ही नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ भी ना करने के बावजूद भी वह गुनहगार बन चुकी थी। यह सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा किसी लड़के से कोई रिश्ता नहीं है। आकाश झूठ बोल रहे हैं। मेरा यकीन करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कभी कोई रिश्ता किसी लड़के से नहीं रखा। मेरी बात का यकीन कीजिए। मगर आकांक्षा की बातों पर यकीन करने के बजाय सबने उसे बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तभी बाबा अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अपनी पोती पर बहुत भरोसा था, लेकिन उनकी नजरों में वह भरोसा टूट चुका था। वह सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी पोती यह सब कर सकती है। वो तो समझते थे कि उनकी पोती आजाद रहकर भी उनकी इज्जत की हिफाजत करती है। मगर आकाश सही कहता था, ये लड़कियां आजादी के काबिल नहीं होती। जख्मों से चूर अपने वजूद को घसीटती हुई आकांक्षा अपनी माँ के पास गई। माँ, आप तो मेरा यकीन करो प्लीज, मैं बेगुनाह हूँ। आपको तो अपनी बेटी पर भरोसा है ना? मैंने कुछ नहीं किया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जलील लड़की मर क्यों नहीं गई? ये सब करने से पहले अच्छा होता तू मर जाती। कम से कम हमें ऐसी जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ती। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आकांक्षा की गिड़गिड़ाहट पर उसकी बेरहम माँ ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर उसे खुद से दूर कर दिया। दादी का भी रो रो कर बुरा हाल था। सबको पछतावा हो रहा था कि काश उन्होंने यह रिश्ता ही ना किया होता। कम से कम आकाश तो अपने घर में होता। इसके बाद से आकांक्षा के लिए जिंदगी का दायरा बहुत तंग हो गया था। उसे कमरे से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी और अगर कभी वह बाहर आ भी जाती तो सब उसे इतना मारते पीटते कि वह खुद ही कमरा बंद करके बैठ जाती। उसका हाल नौकरों से भी बुरा कर दिया गया था। कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वह दिन ब दिन टूटती जा रही थी। रोज तड़पती बिलखती और सबसे यही गुहार लगाती कि वह बेगुनाह है। उसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया।
अपने ही सगे रिश्तों के बीच रहकर भी आकांक्षा सबके लिए अजनबी बन चुकी थी। हर कोई उसे देखकर ऐसे मुंह मोड़ लेता जैसे वह कोई बेकार चीज हो और उसके करीब आने से गंदगी फैल जाएगी। सबके बर्ताव ने उसे बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। आकाश की हर कही बात जैसे सच साबित हो रही थी। वह घुट घुट कर जी रही थी, ना मरने के काबिल रही थी ना जीने के। अब तो उसका ये हाल था कि अगर आकाश उसके सामने आ जाता तो वह एड़ियां रगड़ रगड़ कर माफी मांगती, सारी जिंदगी उसके कदमों में गुजार देती। बस बदले में एक ही विनती करती कि जो इल्जाम उस पर लगाया गया है उसे झूठा साबित कर दे और उसकी बेगुनाही की गवाही दे। मगर आकाश ने आकांक्षा से कोई रिश्ता रखने से ही इनकार कर दिया था और आकाश के घर वाले भी अब आकांक्षा से नहीं मिलते थे और उसे अपने घर लेकर भी नहीं गए थे। आकांक्षा ने बहुत कोशिश की कि आकाश से संपर्क करे, मगर आकाश ने उसके लिए हर रास्ता बंद कर दिया था। वह अब थकने लगी थी। अपनों की बेरुखी और नफरत सहते सहते अपनी ही जिंदगी से कोसों दूर जा रही थी। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने एक दिन अपनी माँ और ताई के सामने यह तक कह दिया कि आप लोग मेरा मेडिकल टेस्ट करवा लें, तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरी मेडिकल रिपोर्ट मेरी बेगुनाही की गवाही देगी और यह साबित हो जाएगा कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। आकांक्षा को लगा था कि उसकी इतनी बड़ी बात सुनकर वे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। उसकी बात सुनते ही उसकी ताई चील की तरह उस पर झपटी, उसके मुंह पर लगातार कई थप्पड़ मारे और चीख कर बोली, तू क्या समझती है इतनी बड़ी बात कहकर खुद को मासूम साबित कर लेगी? तेरी वजह से आकाश घर छोड़कर चला गया, ना जाने वो कहाँ और किस हाल में होगा और यहाँ तुझे अपनी सफाई देने की पड़ी है। तुझे अभी भी अपनी सच्चाई साबित करनी है, बजाय इसके कि तू अपना गुनाह मानकर आकाश के घर वालों से माफी मांग ले। तू अब भी उनके बेटे को झूठा बना रही है। आज के बाद अगर मेरे सामने आकर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। दफा हो जा मेरी नजरों से। यह कहकर उसकी ताई ने उसे जोर से धक्का दिया और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आकांक्षा की माँ ने उसे नफरत भरी नजर से देखा और बोली, तुझ जैसी औलाद को पैदा करने से अच्छा था कि मैं बे औलाद ही रह जाती। कितने साल बे औलाद का दुख झेलकर तुझे पाया था और तूने इस एहसान का ये सिला दिया कि हमारे सिर पर कालिक पोत दी, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरा अच्छा चाहा था और तूने हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। शहर के सबसे बड़े अमीर और शहजादे लड़के के साथ तुम्हारा नसीब जोड़ा ताकि तुम्हारी बाकी की जिंदगी भी शहजादियों जैसी हो, मगर तुम्हें इज्जत रास ही नहीं आई। बताओ मुझे किसके साथ मुंह काला किया है? कौन है वो जिसकी वजह से तुमने आकाश जैसे इंसान को ठुकरा दिया? कौन है वो जलील इंसान जिसकी वजह से हमारे घर में ये आग लगी है? बताओ मुझे। आकांक्षा की माँ उसे बेइंतहा मारते हुए एक ही सवाल किए जा रही थी। आकांक्षा तकलीफ की इंतहा पर पहुंचते हुए खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह कई बार अपनों के हाथों से लहूलुहान हो चुकी थी, मगर फिर भी उसकी आदत नहीं बनी थी। हर बार मार खाने पर उसके जिस्म के साथ साथ उसकी रूह भी छलनी हो जाती थी। हर बार उसके वजूद पर लगने वाले जख्म उसे बेतहाशा तकलीफ देते थे। उसका कोई पूछने वाला नहीं था। पूरे घर में कोई भी उसका हमदर्द नहीं था। तमाम तकलीफ झेलते झेलते आकांक्षा बेजान हो चुकी थी और तब उसकी दादी को उस पर तरस आया। वह बच्ची उनकी गोद में पली थी, उनकी आंखों के सामने बड़ी हुई थी। अपने बेटों के सामने तो वह खामोश थी, मगर उनका दिल चीख चीख कर कहता था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। उनकी आकांक्षा बदचलन नहीं हो सकती। वह बहुत मासूम थी, मगर इसका सबूत उनके पास भी नहीं था, इसीलिए वह चुप थी। लेकिन आकांक्षा की तकलीफ अब दादी से देखी नहीं जा रही थी। तब एक रोज जब आकांक्षा उनके पास आई, अपने जख्मों से चूर जिस्म को उनके सामने रखा और बोली, दादी क्या मैं इतनी नफरत के काबिल हूँ कि जिस जिस्म को आप सबने फूलों की तरह संभाल कर रखा था उस पर जगह जगह जख्मों के निशान लगाए जा रहे हैं। मैं एक एक से अपनी बेगुनाही साबित करते करते थक चुकी हूँ, मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। आप भी मेरी बात नहीं सुन रही। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आकाश ने मुझ पर बहुत
बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है सिर्फ इसलिए कि मैंने शादी से इनकार किया था। मैं पढ़ना चाहती थी और इस बात को उसने अपनी मर्दानगी और ईगो का मसला बना लिया। आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस कैद से छुटकारा दिलाइए। मेरी बर्दाश्त अब जवाब देने लगी है और अगर अब भी आपने मुझ पर यकीन नहीं किया तो याद रखिए, मैं अपनी जान ले लूंगी। आकांक्षा की बातें दादी का दिल चीर रही थी। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद दादी ने सबको सख्ती से मना कर दिया। आज के बाद कोई भी आकांक्षा पर हाथ नहीं उठाएगा, ना ही उसके साथ ऊंची आवाज में बात करेगा। अगर उसने कोई गलती की भी है तो वो बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी है। अब से वो मेरे कमरे में रहेगी। तुम लोगों को उसकी शक्ल नहीं देखनी तो मत देखो, मगर बार बार उसे जलील करने की जरूरत नहीं है। बाबा तो उस दिन के बाद से बिल्कुल खामोश रहने लगे थे। दादी की बात पर सबने चुपचाप सिर झुका लिया, जैसे वे भी इस मासूम जान पर जुल्म करके थक चुके थे और चाहते थे कि कोई उन्हें इस जुल्म से रोके। इसके बाद आकांक्षा की तकलीफों में थोड़ी कमी आई, मगर उसकी रूह पर अब भी जख्म लगाए जा रहे थे। जब जब वह अपनी सगी माँ को उससे नफरत करते देखती तो उसकी आत्मा रो उठती। दादी ने आकाश से संपर्क करने की बहुत कोशिश की। वे जानना चाहती थी कि आकाश ने वाकई आकांक्षा को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया था या सिर्फ एक धमकी दी थी। मगर आकाश ने पिछले 6 महीनों से सबसे रिश्ता तोड़ रखा था। उसकी तरफ से पूरी तरह निराश होकर दादी ने रिश्ते वाली को बुलाया और आकांक्षा का रिश्ता एक विद्युत नाम के लड़के से तय करने का इरादा किया। विद्युत, जो 35 वर्ष का हो चुका था, अब तक शादी नहीं की थी क्योंकि वह घर और कारोबार को मजबूत करने में लगा रहा था। दादी खुद जाकर विद्युत से मिली, सारी परिस्थिति बताई और कहा, मैं जानती हूँ कि जिस लड़की के किरदार पर सवालिया निशान लग चुका हो उसे अपनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके अपने तक उस पर विश्वास नहीं कर रहे, मगर मेरा दिल कहता है कि वह मासूम और बेगुनाह है। इतनी तकलीफ और अपमान सहने के बावजूद भी वह यही कहती है कि उसने आज तक किसी मर्द से कोई रिश्ता नहीं रखा। मेरा यही ख्याल है कि कोई लड़की इतनी हिम्मत के साथ इतनी तकलीफें झेल कर भी झूठ पर अड़ी नहीं रह सकती। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूटता है। वह बहुत मासूम है, तुम उसे अपना लो। अगर वह वाकई बेगुनाह हुई तो तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं लौटाओगे। दादी की बात विद्युत के दिल को छू गई। उसने दादी से कहा कि वो एक बार आकांक्षा से मिलना चाहता है, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। दादी ने अगले दिन ही विद्युत और आकांक्षा की मुलाकात करवा दी। उन्होंने आकांक्षा को बोला कि उनका मन घर में नहीं लग रहा है, इसीलिए वह उनके साथ झील के किनारे टहलने के लिए चले। आकांक्षा दादी के साथ जैसे ही झील किनारे पहुंची तो वहां विद्युत पहले से ही मौजूद था। दादी ने आकांक्षा की विद्युत से मुलाकात करवाई। आकांक्षा चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी विद्युत ने आकांक्षा से पूछा कि आपकी दादी मेरे पास आपका रिश्ता लेकर आई थी, वह चाहती हैं कि मैं आपसे शादी करूं, क्या आप इस शादी के लिए राजी हैं? विद्युत की यह बात सुनते ही आकांक्षा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और आकांक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। आकांक्षा को रोते हुए देखकर विद्युत घबरा गया और बोला, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जिससे आपको दुख पहुंचे, या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे उसके लिए माफी चाहता हूँ। आकांक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि जीवन में पहली बार मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है जो मुझसे मेरी मर्जी पूछ रहा है, वरना किसी ने आज तक मुझसे मेरी मर्जी जानने की कोशिश ही नहीं की। विद्युत ने आकांक्षा की आंखों में छुपे दर्द और सच्चाई को देखते ही यह महसूस किया कि यह लड़की किसी को धोखा नहीं दे सकती, बल्कि इसके अपनों ने और इसकी जिंदगी ने इसे ही धोखा दिया है। और उसने अपने मन में फैसला कर लिया कि वह आकांक्षा से ही शादी करेगा, क्योंकि वह अभी तक एक ऐसी ही लड़की की तलाश में था जो मन से सच्ची हो, जिसकी आंखों में किसी तरह का कोई धोखा ना दिख रहा हो। विद्युत ने दादी से कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अगर आकांक्षा को कोई समस्या ना हो। दादी आकांक्षा को लेकर हवेली आ गई। दादी ने आकांक्षा से पूछा। आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया तो दादी ने उसे समझाया, देखो बेटा,
इस घर में तुम्हारा गुजारा ज्यादा दिन अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ सबको तुम बोझ लगती हो और मैं भी बुढ़ी हूँ, आखिर कब तक तुम्हारे लिए लड़ूंगी। विद्युत एक अच्छा लड़का है, तुम उससे शादी करने के लिए राजी हो जाओ तो तुम्हें इस नर्क से आजादी मिल जाएगी। आकांक्षा ने दादी से कहा कि दादी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आपको जो सही लगे आप वही फैसला लें। दादी को आकांक्षा के लिए विद्युत बिल्कुल ठीक लगा और उन्होंने आकाश के भेजे तलाक के कागज पर आकांक्षा के साइन करवाए और कोर्ट में तलाक का केस फाइल करवाया। और कोर्ट में सारी स्थिति बताई कि जिससे शादी हुई है वह लड़का 6 महीने से घर वापस नहीं आया है और लड़की की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लड़का लापता है, कहाँ है किसी को नहीं पता। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आकांक्षा के तलाक को मंजूर कर दिया और आकांक्षा का आकाश से तलाक हो गया। आकांक्षा की दादी चाहती तो मेडिकल टेस्ट करवाकर भी उसकी बेगुनाही साबित कर सकती थी, लेकिन उन्हें आकांक्षा पर यकीन था कि वह बेगुनाह है और वह चाहती थी कि उसे आकाश से जुड़े रिश्ते से निजात मिल जाए और उसका घर कहीं और बस जाए, जिससे जिन तकलीफों से वह गुजर रही है उन तकलीफों से दूर हो जाए, क्योंकि इस घर में रहकर वह एक कैद की तरह ही अपनी जिंदगी बिताएगी। आकांक्षा और विद्युत की शादी तय होने की खबर जब आकाश के घर वालों को मिली तो उन्होंने आकाश को इस बात के बारे में तुरंत बताया। कुछ दिनों से उनका आकाश से संपर्क होने लगा था। आकाश उनसे बात करने लगा था। जब आकाश को यह बात पता चली तो वह तुरंत बौखलाया और उसने सीधा दादी को फोन लगाया और कहा, आप आकांक्षा की शादी किसी और के साथ कैसे कर सकती हैं? दादी ने कहा कि बेटा, उसने तुम्हें धोखा दिया है और तुम ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकते हो? इससे अच्छा है कि मैं उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दूं। दादी की यह बात सुनते ही आकाश गुस्से से बोल पड़ा कि दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आकांक्षा ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था क्योंकि मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। उसने मुझसे तेज आवाज में बात की थी और बहस की थी और मुझे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसीलिए मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि उसने मेरे आगे जुबान चलाकर कितना गलत किया है और इस वजह से मैंने उस पर इस तरीके का आरोप लगाया था। आप इस शादी को कैंसिल कर दें, मैं जल्द से जल्द घर पहुंचता हूं। इतना कहकर आकाश ने फोन काट दिया। आकाश की बात सुनकर दादी का गुस्सा आसमान छूने लगा था और वह अपने अंदर बेइंतहा दर्द भी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने भी आकांक्षा पर शक किया था। दादी ने जब सुना कि आकाश वापस आने की बात कर रहा है तो उन्होंने जल्द से जल्द आकांक्षा की शादी विद्युत से करा दी, क्योंकि दादी नहीं चाहती थी कि आकांक्षा के जीवन पर अब आकाश की परछाई पड़े और आकांक्षा आकाश की अब शकल भी देखे। वह अब आकांक्षा को हर तरीके से आकाश से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी पोती को और दुख और तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। दादी के इस फैसले पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि शायद सभी आकांक्षा से छुटकारा पाना चाहते थे। आकांक्षा ने भी पूरी खामोशी के साथ इस रिश्ते को स्वीकार लिया। वह अब शांति में थी, क्योंकि बहुत जल्द उसे उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा जो उसे बोझ समझते हैं और वह रिश्ता भी छूट गया है जिसने उसको बर्बाद किया था। मगर उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अपने घर वालों को कभी माफ नहीं करेगी और कभी भी उनके घर पर वापस लौट कर नहीं आएगी। इन लोगों ने उसे तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह अब उनसे नफरत करती थी और यही नफरत अपने दिल में लिए हमेशा के लिए उस घर से विदा हो गई। आकाश तुरंत भारत वापस लौट आया था। आकांक्षा की शादी की खबर जब आकाश के घर पहुंची तो वह सीधे हवेली पहुंचा था। क्यों किया तुमने इतना बड़ा तमाशा? दादी की बात सुनकर आकाश पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह एकदम से होश की दुनिया में लौट आया। वाकई वह यह क्यों भूल गया था कि उसने आकांक्षा पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया था और अब तुम इतने वक्त बाद वापस लौट कर आए हो और आकांक्षा पर अपना हक जता रहे हो। आकाश ने कहा कि आकांक्षा मेरी पत्नी थी, फिर आपने उसकी दूसरी शादी कैसे करवा दी? यह शादी गैर कानूनी है। दादी ने गुस्से में आकाश की आंखों में देखते हुए कहा, भूल रहे हो बेटा तुम,
तुमने ही तलाक के कागज भेजे थे जिन पर तुमने अपने साइन भी किए थे। कोर्ट में आकांक्षा के साइन करवाकर हमने तलाक की मंजूरी ले ली थी और तुम्हारा और आकांक्षा का तलाक हो चुका है। इसके कागज बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आकाश अब अपनी गलती पर पछता रहा था क्योंकि उसका सच सबके सामने आ गया था। उसकी सारी अकड़, सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। वह दादी के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं जिद में आ गया था। आकांक्षा की जिद के जवाब में मुझे भी जिद हो गई थी। उसे झुकाने के लिए मैंने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वाकई वह नेक थी और मैं आज भी आकांक्षा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तो बस अपनी अकड़ में खड़ा रहा, चाहता था कि वह मेरे आगे झुक जाए, मगर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप सब लोग मुझे माफ कर दें। मैं आकांक्षा को वापस पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादी ने आंखों में सैलाब और आवाज के अंगारे लिए कहा, और तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारी वजह से हमने उस मासूम पर वो जुल्म किए जो किसी गैर पर भी नहीं किए जाते। उसे जीने के काबिल नहीं छोड़ा। उसके जिस्म का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जिस पर जख्म का निशान ना हो। अपनों के हाथों उसे मार खानी पड़ी, नफरत झेलनी पड़ी, बेइज्जती सहनी पड़ी। उसकी मासूमियत कहीं खो गई। ना वो जिंदा लोगों में रही, ना मुर्दा में। उस बच्ची ने अपने से कई साल बड़े मर्द से शादी की ताकि वो लोगों का मुंह बंद कर सके। और फिर तुम्हारी वजह से इस घर की जमीन उसके लिए इतनी तंग कर दी गई कि उसे यहाँ से अपनी जान छुड़ानी पड़ी। और अब तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ सहने के बाद वह मासूम तुम्हारे पास लौट आएगी जिस लड़की की आत्मा तक को तुमने कुचल दिया। क्या वह अब कभी तुम्हारी तरफ देखेगी? और क्या हम सब जिन्होंने उसकी मासूमियत पर यकीन नहीं किया अब तुम्हें फिर से अपना लेंगे? और तुम जो यह कह रहे हो कि तुम आकांक्षा से मोहब्बत करते हो, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वह उसे दुख और तकलीफ में देख ही नहीं सकता, बल्कि तुम उन लोगों में से हो जिन्हें यह बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि किसी लड़की ने उन्हें जवाब दिया। और ना ही तुम किसी लड़की को अपने आगे बढ़ते हुए देख सकते हो। तुम सिर्फ अपने घमंड में चूर एक इंसान हो। तुम्हें सिर्फ अपना घमंड प्यारा है। अगर किसी ने तुम्हारे आगे आवाज उठाई तो तुम उसे मिट्टी में मिला देना चाहते हो। इसीलिए अपनी झूठी मोहब्बत का दिखावा अब मेरे सामने मत करो। बस एक बात बता दो, तुम्हारा दिल नहीं कांपा था उसे बर्बाद करते वक्त? क्या अपनों के साथ कोई ऐसा करता है? तुम्हारी वजह से हमने भी उस पर जुल्म किया और अब हम सब उसके सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। वह हमसे हमेशा के लिए रूठ चुकी है और अब तुम भी हमारी तरफ से खत्म हो चुके हो। आकाश ने बाबा से बात करने की कोशिश की जो चुपचाप बैठे हुए थे। तभी दादी ने उसे रोक दिया और कहा कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वह जो अन्याय होता देखकर नहीं बोले, वह आज भी नहीं बोलेंगे। इतना कहकर दादी अपने कमरे में चली गई। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे आकांक्षा रो रो कर सबके सामने अपनी बेगुनाही की दुहाई देती थी, रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आकाश ने सबसे माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे माफ नहीं किया। घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। विद्युत आकांक्षा से उम्र में भले ही बड़ा हो, लेकिन वह एक समझदार लड़का था जो लड़कियों की इज्जत करना जानता था। विद्युत जब पहली बार आकांक्षा से मिला था तो उसकी आंखों में छुपे दर्द और सच्चाई को देखकर विद्युत को आकांक्षा से मोहब्बत हो गई थी। जब उसे पता चला कि आकांक्षा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है तो उसने आकांक्षा की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई और उसे एक बड़े शहर में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा। उसने उस पर विश्वास किया। आकांक्षा ने बाहर जाने के लिए मना किया, बोली मैं एक बार अपनी इज्जत का तमाशा बना चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाहर जाने से कहीं फिर से कोई सवाल न खड़ा हो। विद्युत ने उसे यकीन दिलाया। उसने कहा कि अब तुम मेरे साथ हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब तुम पर उठने वाली कोई भी उंगली पहले मुझ पर उठेगी
और मैं उस उंगली को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरा नहीं करोगी? विद्युत का साथ पाकर आकांक्षा आज बहुत खुश थी और खुशी खुशी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। विद्युत ने आकांक्षा की जिंदगी में फिर से खुशियों के रंग भर दिए थे और आकांक्षा उसके साथ एक आजादी भरी जिंदगी जी रही थी, जिसमें कोई भी चीज उस पर जबरदस्ती थोपी नहीं गई थी। उस पर विश्वास किया गया था और जो रिश्ता था वो मोहब्बत और सच्चाई से जुड़ा था। वहीं आकांक्षा की दूसरी शादी को आकाश ने अपनी हार के तौर पे लिया था। उसका ईगो बहुत हर्ट हुआ था। वो एक लड़की से अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वह दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था और उसने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया था। दोस्तों, अपने खुद के घमंड के लिए किसी की जिंदगी खराब कर देना यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। शिक्षा का अधिकार सभी इंसानों का है। अपनी जिंदगी को आजादी से जीने का अधिकार सभी इंसानों को है। किसी भी इंसान से उन अधिकारों को छीन लेना एक तरीके का गुनाह है। किसी व्यक्ति को हजारों सुख सुविधा दे दी जाए लेकिन उससे उसकी आजादी, उसके सपने छीन लिए जाए तो वह सुख सुविधा, वो हवेली उसे एक कैद की जैसी, एक जेल के जैसी ही लगेगी जैसे आकांक्षा के लिए उसकी हवेली थी। इंसान को अपना जीवन तभी अच्छा लगता है जब उसमें उसे जीने की आजादी मिली होती है। जीवन को जीने के लिए सुख सुविधाएं मायने रखती हैं, लेकिन उनके साथ साथ इंसान को अपनी जिंदगी को जीने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, तभी वो एक खुशहाल जीवन जी पाता है। कभी कभी गुस्से में, घमंड में लोग कई ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। किसी के ऊपर जुल्म करने से पहले, किसी की जिंदगी का फैसला करने से पहले हजारों बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का कई बार अंत बुरा ही होता है। आकांक्षा ने हवेली में सभी लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दिया था, केवल दादी के। दादी आकांक्षा से मिलने के लिए उसके घर आ जाया करती थी। आकांक्षा विदाई के बाद कभी भी हवेली नहीं गई थी और अब आकांक्षा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए शहर जा चुकी थी और उसके सपने एक नई उड़ान भर रहे थे। आपको आकांक्षा की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।